हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th फिजिक्स के यूनिट 1 जो कि स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या, आवेशों का उत्पादन कैसे होता है, आवेश क्या हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के गुण क्या हैं, यानी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, अर्थात स्थिर। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के कारण आवेशों के होने वाले प्रभाव जैसे वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसे हम इस प्रकार से कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टी बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट पोजीशन, यानी जो भी चार्ज है उसकी रेस्ट पोजीशन में जो प्रॉपर्टी होगी उसका अध्ययन हम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। अब सबसे पहले तो इसमें हम ये जानेंगे कि आवेश, तो आवेश के बारे में जैसा कि आपको पता है कि लगभग 2500 वर्ष पहले सर्वप्रथम थेल्स ने अंबर को ऊल से रगड़ने पर देखा कि वह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अंबर्स ग्रीक नेम इज इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म्स द इलेक्ट्रिसिटी। अंबर का ग्रीक नाम जो है इलेक्ट्रॉन है और जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनी है। सन 1600 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया कि ग्लास, आबनूस, सल्फर ये भी अन्य पदार्थों से रगड़ के पश्चात कागज एवं हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी क्रम में 1750 में महान भौतिकविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कैवेंडिश ने वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के तथ्य को दिया। तो इस तरह से ये आवेश, आपने जाना कि आवेश की जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में किस तरह से सिलसिलेवार वैज्ञानिकों ने जो है आगे बढ़ाया। आवेश का उत्पादन, ये आवेश कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि ये शीशे की छड़ है और इसका जो है ये दिखाया गया है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सेल्स में अरेंज है। इसी तरह से रेशम का कपड़ा है, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षाओं में व्यवस्थित हैं। हर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक वर्ड हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अलग अलग पदार्थों के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वह अलग अलग होती है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम सपोज करते हैं कि शीशा की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, तो शीशे की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो होता क्या है, शीशे में ये इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी तुलना में कम होती है, जिसके फलस्वरूप रगड़ के पश्चात इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके और रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। तो इस तरह से जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो यह विट्रस यानी धनात्मक हो जाता है। ठीक इसी तरह से रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, क्योंकि शीशे की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके गया तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो यह ऋणात्मक मीन्स रेजिनस, ये दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, विट्रस और रेजिनस, तो ये हो गया ऋणात्मक। तो इस तरह से
फ्रिक्शन के द्वारा जो है आवेश यहाँ पर उत्पन्न हुए। इसके एग्जाम्पल्स आप और भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इसको जानना चाहें तो जैसे अगर टीवी चल रही हो, उसके सामने अगर आप अपने हाथ को जो है थोड़ा सा फेरें, मतलब उसके सामने से हाथ ले जाएं, तो आपको लगेगा कि जैसे हल्की सी चरचराहट की आवाज़ हो रही है। या उसके ऊपर कर्टेन आप डालिए या कर्टेन को उठाइए तो हल्की सी चरचराहट की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो यह जो है फ्रिक्शन के द्वारा, मतलब कि वहाँ पर आवेशों के उत्पन्न होने की वजह से होता है। अब वैद्युत आवेश होते क्या हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में वैद्युतमय होने का गुण आता है, अर्थात पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल लगाता है या अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है और इसकी विमा AT। किसी वस्तु पर आवेश की जो कुल मात्रा है Q = ± Ne होती है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और स्मॉल e जो है आवेश की मात्रा है। स्मॉल e को फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं और इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होती है। तो यह है वैद्युत आवेश। आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन होती है। 1 फ्रैंकलिन = 1 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसी को 1 स्टैट कूलम्ब भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 1/3 × 10⁻9 कूलम्ब या 3.33 × 10⁻10 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब = 3 × 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, which is also equals to 1/10 EMU electromagnetic unit, means 1 electromagnetic unit equals to 10 कूलम्ब। इसी तरह से आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई है वह फैराडे होती है। 1 फैराडे = 96,500.3 कूलम्ब्स। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, बट वी राइट ओनली 96,500 कूलम्ब। तो आवेश की सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन और आवेश की सबसे बड़ी इकाई फैराडे होती है। आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश कब होगा और ऋणात्मक आवेश कब होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से कम होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से कम होगी, अर्थात वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जब जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वह वस्तु धनात्मक आवेशित होगी, यानी धन आवेशित होगी। और इसी तरह से जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी जब वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वह वस्तु ऋणात्मक आवेशित होगी या ऋण आवेशित होगी। अब किसी भी वस्तु पर आवेश है, यह हम कैसे जानेंगे कि आवेश है? तो इसके लिए जो है किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, इसके संसूचन के लिए एक विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है, जिसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मीन्स स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी। अब इसमें होता क्या है और ये कार्य कैसे करता है? तो पहले तो आप इसका कंस्ट्रक्शन देखें। इस कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होंगे कि एक शीशे का जार होता है और यह एक मेटेलिक पत्ती है, और इस मेटेलिक पत्ती के ऊपर यहाँ पर एक चकती होती है, डिस्क होती है, और ये नीचे की तरफ जो है ये स्वर्ण पत्र होता है। मतलब कि ये जो लीफ होती है यह सोने की होती है, स्वर्ण की होती है। अब यहाँ पर चालन द्वारा हम देख रहे हैं, तो चालन द्वारा से तात्पर्य है कि जिस वस्तु पर आवेश है उस वस्तु को चकती जो मेटेलिक डिस्क की है, मेटेलिक है, इससे टच करा देते हैं। जब टच करा देते हैं तो आवेश जो है यहाँ से इस पर ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो इन दोनों पत्तियों पर आवेश जो है वह बराबर मात्रा में है, और जब बराबर मात्रा में है तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए
दोनों पत्तियां एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं। तो जब एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं तो इसका मतलब है कि जितना अधिक दूरी ये हटेंगी उस पर आवेश की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तो ये चालन द्वारा है। इसी तरह से प्रेरण द्वारा भी हम देख सकते हैं। तो प्रेरण द्वारा में होगा क्या कि जिस वस्तु पर आवेश है, चार्ज है, उसे डिस्क पर स्पर्श नहीं कराते हैं बल्कि उसके पास सिर्फ लाते हैं। तो प्रेरण के द्वारा अगर इस पर धनात्मक है तो इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और जब इस पर ऋणात्मक आवेश आता है तो इसके अगले सिरे पर धनात्मक आवेश उतना ही उत्पन्न हो जाता है। तो जब इस पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हो गया तो दोनों के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो अगर यह डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच जो रिपल्सन है यह अधिक अगर होगा तो यह बताता है कि इस पर अधिक आवेश है, अगर कम होता है तो इसका मतलब है कि आवेश की मात्रा इस पे कम है। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। अब यही यहाँ पर दिखाया गया है कि चालन द्वारा क्या होगा कि जब किसी धनावेशित छड़ को विद्युतदर्शी की चकती को स्पर्श कराते हैं तो चकती, छड़ तथा पत्तियां सभी धनावेशित हो जाती हैं। अतः पत्तियां प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि इस वस्तु पर माने इस पर चार्ज है। प्रेरण द्वारा जब किसी धनावेशित छड़ को विद्युतदर्शी की चकती के अत्यंत निकट ले आते हैं, अत्यंत निकट लाते हैं, तो प्रेरण द्वारा चकती ऋण आवेशित हो जाती है तथा पत्तियां धनावेशित हो जाती हैं। अतः पत्तियां प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। अच्छा, अब ये देखें कि बाह्य छड़ पर जितना अधिक आवेश होगा विद्युतदर्शी पत्तियां उतनी ही अधिक फैलेंगी, और आवेश कम होगा तो पत्तियां कम फैलेंगी। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होती है? तो यह एक वस्तु B है और यह एक वस्तु A है। A पर धन आवेश है प्लस Q चार्ज। जब इसे अनावेशित वस्तु जो मेटेलिक है इसके पास ले आते हैं तो यह धनावेशित है, तो इसके निकट वाले सिरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब यह आवेश कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? यह धन आवेश ऋण आवेशों को आकर्षित करेगा, तो आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन इधर निकल करके आते हैं, मतलब इस सिरे पर। तो जहां से ये निकल करके आए थे वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके फलस्वरूप यहां पर धनात्मक हो जाता है। अर्थात इस धन सिरे के पास अगर सिरे को हम देखें तो यह ऋणात्मक हो जाता है, और इसका जो विपरीत सिरा है वह धनात्मक हो जाता है। तो जितना यहाँ पर ऋणात्मक होगा उतना ही यहाँ पर धनात्मक होगा। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण ही एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जैसे अब इसके पास अगर हम इस वस्तु को ले जाते हैं तो यह इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्यों आकर्षित करेगा? इस वैद्युत प्रेरण के कारण, ये स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण यह आवेशित वस्तु को खींचता है, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक सिरा हो गया था, अब यह धनात्मक है, तो दोनों के बीच जो बल होगा वह आकर्षण बल होगा। जब आकर्षण बल होगा तो यह अपनी तरफ इसको खींचेगा। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यह एक इंसुलेटर का स्टैंड है, माने अचालक पदार्थ है, और यह एक मेटेलिक स्फेयर है। यहां पर हम एक धन आवेशित छड़ को ले आते हैं। तो जब धन आवेशित छड़ को ले आते हैं तो उसके पास वाला सिरा ऋणात्मक हो जाता है और उसका विपरीत सिरा धनात्मक हो जाता है। अब दूसरे वाले सिरे को जो धनात्मक है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो जब ग्राउंड कर देते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस धन आवेश को समाप्त कर देते हैं। तो जब धन आवेश को समाप्त कर देते हैं तो अब स्थिति बनेगी कि यह धन वाला और ये ऋण वाला ये बचा हुआ है। अब हमने क्या किया कि इसको हटा दिया। जब इसको हटा देते हैं तो यहां पर जो आवेश था जो कि इस पत्ती या इस कंडक्टर के करीब था, जब इसको हटा लेते हैं
तो वह एक समान रूप से उसके ऊपर वितरित हो जाता है। इसी तरह से यहां पर आप देखें, ये दो मेटेलिक वस्तुएं ए पॉइंट पर दिखाया गया है। यहां पर प्रेरण के द्वारा इस पर ऋण सिरा, मतलब कि ऋण आवेश हो जाता है इस सिरे पर, और इसके दूसरे वाले सिरे पर ये स्पर्श करा के रखा गया है, ये धनात्मक सिरा हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम जो है अब थोड़ा सा दूर हटाते हैं। तो जब थोड़ा सा दूर हटाते हैं तो ये देखते हैं कि इस पर ऋण आवेश हो गया और इस पर धन आवेश हो गया। अब हम इस पत्ती को भी हटा लेते हैं। तो जब इस पत्ती को भी हटा लेते हैं तब हम ये देखते हैं कि यह जो ऋण आवेश थे इन धन आवेश से आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब दोनों इनर पोर्शन पर आ जाते हैं। तो आपने ये देखा डी पोजीशन में यह ऋण आवेश जो है जो कि लेफ्ट साइड था अब वो राइट आ गया। इसी तरह से धनात्मक जो है वो राइट साइड था, लेफ्ट आ गया। और फिर जब इनके बीच की दूरी और बढ़ा देते हैं तो फिर जो भी धन आवेश और ऋण आवेश थे वह एक समान रूप से उस मेटेलिक स्फीयर पर वितरित हो जाते हैं। घर्षण द्वारा भी आवेशन होता है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनात्मक और जिस वस्तु पर वो जाते हैं वह ऋणात्मक हो जाती है। जैसे ये दो वस्तुएं आप देख रहे होंगे, रगड़ने से पहले उनकी ये पोजीशन है, और जब रगड़ दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि एक वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है। तो यह आवेशों का उत्पन्न होना कैसे हुआ? घर्षण के द्वारा हुआ, रगड़ के द्वारा हुआ। चालन द्वारा भी आवेशन होता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो जब किसी चालक को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं, किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं, टच कराते हैं, तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश चालक में आ जाता है तथा वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे देखिए, यह एक मेटेलिक स्फीयर है और यह एक अचालक है। यह एक चालक जिस पर ऋण आवेश है, इस ऋण आवेश को हम इसे टच कराते हैं। जब टच कराते हैं तो इसमें से कुछ आवेश निकल करके इस पर चले जाते हैं, और फिर जब हम इसे हटा लेते हैं तब ये देखते हैं कि यह जो चार्ज था वह चार्ज एक समान रूप से पूरे स्फीयर पर वितरित हो जाता है, यानी फैल जाता है। वैद्युत आवेशों के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ बेसिक इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? तो पहला तो यह है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मतलब कि लाइक चार्जेज आर रिपेल बाई ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्टेड बाई ईच अदर। तो समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेश होगा तो आकर्षण होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, किसी वस्तु अथवा निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर जितना भी आवेश होगा वह आवेश जो है बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस तरह से आप जैसे देखिए कि ये कोई वस्तु है, इस पर 3q + 3q चार्ज है, इसमें -7q चार्ज है, यहाँ पे -q चार्ज है, इस पे +6q चार्ज है। तो कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश बराबर होगा +3q -q -7q +6q। एल्जेब्राइक बीजगणितीय योग होता है, मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ। तो इस तरह से आप देखेंगे तो +3q और 6q 9q और ये 8q हो गया, तो चार्ज बचा सिर्फ +q। अर्थात इस पर जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी +q ओनली।
तो ये है आवेशों की योज्यता या एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। दूसरा, आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है आवेश संरक्षित होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिखाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसको कि -1 बीटा 0, एक पॉजिट्रॉन +1 बीटा 0, ये दोनों जो है आपस में कंबाइन होते हैं तो 2 फोटॉन बनते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा जाता है, जिसको कि ये युग्म विनाश यानी पेयर एनिहिलेशन कहते हैं। तो अगर आप बाएं तरफ देखें तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, नेट चार्ज कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक है और पॉजिट्रॉन पे धनात्मक है, तो नेट चार्ज 0 हो गया। इधर फोटॉन है, फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका मतलब कि चार्ज 0 हो गया। तो आपने देखा कि लेफ्ट साइड चार्ज, नेट चार्ज 0 है, तो राइट साइड भी नेट चार्ज 0 है। यानी आवेश संरक्षित होता है, चार्ज को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश जो फंडामेंटल चार्ज होता है E का पूर्ण गुणज यानी मल्टीपल इंटीग्रल होता है, अर्थात Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, जहां N की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अर्थात चार्ज जो है हमेशा किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होगा वह E के मल्टीपल में होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1/2E है, 1/3E है, 5/2E है, फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब भी चार्ज होगा वह E के मल्टीपल में होगा। अगली प्रॉपर्टी, आवेश निश्चर होते हैं, चार्जेज आर इनवेरिएंट। चार्जेज आर इनवेरिएंट मीन्स हो गया कि आवेश का परिमाण आवेश की गति या प्रेक्षक की गति पर निर्भर नहीं करता है। यानी आवेश का जो परिमाण है वह आवेश गति कर रहा हो या प्रेक्षक गति कर रहा हो, आवेश की परिमाण पर कोई अंतर नहीं आता है, जिसे इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कहा जाता है। यानी आवेश का विराम अवस्था में जो मान होगा वही आवेश का गति की अवस्था में भी मान होगा, अर्थात यह चेंज नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं चार्जेज आर इनवेरिएंट। अब कुछ न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तो ये प्लस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो इस तरह से अल्फा कण पर +2E चार्ज हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर 1 माइक्रोकूलम आवेश आ जाए। तो Q की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मींस 10⁻⁶ कूलम। N की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। 1 E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁹ कूलम। फार्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE, तो N इक्वल्स टू Q/E। Q की वैल्यू है 10⁻⁶, E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁹। अब 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 0.625 आएगा इंटू 10⁻⁻6, और ये -19 ऊपर जाकर के +19 हो जाएगा। तो 19 में से 6 गया 13 हो गया। अब इसमें से एक डेसिमल आपको कम करना, यानी 6.25 करना है, तो एक पावर इसका कम हो जाएगा, तो 6.25 × 10⁻12। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 6.25 इंटू 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है? तो इस पे क्या दिया गया है? दिया गया है कि Q इक्वल्स टू -1 कूलम। Q इक्वल्स टू -1 कूलम। आवेश कैसा है? ऋणात्मक है। तो जब आवेश ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और
जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो एक तो हो गया यहां से कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे या अधिक होंगे, तो जब ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। एन की वैल्यू क्वेश्चन मार्क 1e 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम, Q इक्वल्स टू N, तो N इक्वल्स टू Q बाई E, और वैल्यू पुट करेंगे तो 1/1.6 10 पावर माइनस 19, ये 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 0.625, ये 10 पावर माइनस 19 ऊपर 10 पावर प्लस 19 हो गया, एक पावर इसमें से कम हो जाएगा तो ये 6.25 10 पावर 18, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है वह कितनी अधिक है, 6.25 इंटू 10 पावर 18। इसी तरह से 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, तो Q की वैल्यू 3.2 कूलम, N नहीं पता, 1e 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम, Q इक्वल्स टू Ne, तो N इक्वल्स टू Q बाई E, वैल्यू पुट करेंगे 3.2 अपान 1.6 10 पावर माइनस 19, तो ये आ गया 2 इंटू 10 पावर 19, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 इंटू 10 टू द पावर 19, अर्थात 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होंगे, 2 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन द्वारा। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, बाहुल्य है मतलब अधिक है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए, तो Q नहीं पता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है अतः आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। N इक्वल्स टू फाइंड करना है, 1e की वैल्यू 1.6 10 पावर माइनस 19, Q इक्वल्स टू Ne होता है, N की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 4000, N की वैल्यू दिया गया है 4000, यहाँ पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है तो N की वैल्यू मिल गई 4000, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 पावर माइनस 19, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से इसमें गुणा कर दीजिए तो ये 6400.0 10 पावर माइनस 19। अब इसका डेसिमल आप शिफ्ट करोगे तो 1 2 3, इसमें से 3 पावर प्लस हुआ तो ये आ गया माइनस 16, तो 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 16 कूलम। तो चालक पर जो आवेश होगा वह 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 16 कूलम, और कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो चार्ज जो होगा वह ऋणात्मक होगा। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर 3.2 10 पावर माइनस 9 कूलम का धन आवेश आ जाता है। ज्ञात कीजिए रेशम पर आवेश, छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो कांच की छड़ पर आवेश कितना है, Q इक्वल्स टू प्लस 3.2 10 पावर माइनस 9 कूलम। रेशम पर उतना ही ऋण आवेश होगा, क्योंकि फ्रिक्शन में जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया है तो एक छड़ जितनी धनात्मक होगी उतनी ही दूसरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक से निकले थे दूसरे पर चले गए, तो रेशम पर आवेश जो होगा माइनस Q होगा। कांच की छड़ धनात्मक है इसलिए रेशम की छड़ पर जो आवेश होगा वह ऋणात्मक होगा, तो यानी माइनस 3.2 10 पावर माइनस 9 कूलम होगा। N की वैल्यू कितनी होगी, तो N इक्वल्स टू Q बाई E होता है, Q जो दिया है 3.2 10 पावर माइनस 9 और E की वैल्यू है 1.6 10 पावर माइनस 19, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 हो गया और इसका पावर माइनस हो गया तो 19 माइनस 9 10, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 10। स्थानांतरित द्रव्यमान, तो स्थानांतरित द्रव्यमान कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना होगा और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो 2 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, तो इतने इलेक्ट्रॉनों का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 18.2 10 पावर माइनस 21, और इसको एक डिजिट लेफ्ट ले आते हैं तो 1.82 इंटू 10 पावर माइनस 20 kg। छड़ के द्रव्यमान में कमी, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उसमें तो कमी होगी, लेकिन जहां पर जाएंगे उसमें वृद्धि होगी, तो छड़ के द्रव्यमान में जो कमी होगी वही रेशम के द्रव्यमान में वृद्धि होगी, तो कितना होगी 1.82 इंटू 10 पावर माइनस 20 kg। यह द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसके एक्चुअल द्रव्यमान पर, जो कि मैसिव पार्टिकल्स के हिसाब से लिया जाता है, उस पर जो है फर्क नहीं पड़ता है।